ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें हम एक पेशेंट का बड़ा थायराइड नोड्यूल, पानी की गांठ, कोलॉइड सिस्ट, उसको ट्रीट कर रहे हैं। हमने पानी निकाला, केमिकल छिड़क के एब्सोल्यूट अल्कोहल, एसिड जैसा केमिकल पूरी लाइनिंग जला दी और लास्ट में माइक्रोवेव से वो नोड्यूल भी जला दिया। पर ये वीडियो का या ये केस का सहारा लेते हुए मैं आपको आज आंसर करना चाहूँगा कि ये थायराइड नोड्यूल्स बनते क्यों है। हर पेशेंट हमसे पूछता है, सर थायराइड नोड्यूल्स बनते क्यों है, मुझे ये बीमारी हुई क्यों, मेरा लाइफस्टाइल तो अच्छा है, डाइट अच्छा है। तो ये वीडियो में आज हम ये आंसर करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि हमें पूरी तरह समझ है कि इस पेशेंट में नोड्यूल क्यों बनी। ऐसा होता तो हम कुछ मेडिसिन या डाइट चेंजेस से उसको क्योर कर देते हैं। बट 5 थियरीज है जो इसका कारण बताया जाता है और कुछ का साइंटिफिक एविडेंस है, कुछ हाइपोथेसिस है, पर ये 5 थियरीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, आयोडीन डेफिशिएंसी। कुछ हिली एरियाज में जहाँ पे आयोडीन की मात्रा सॉइल में, पानी में बहुत कम है, नमक में कम है, वहाँ पे गोइटर ऑफ कोर्स बहुत एंडेमिक है। यही कारण था कि सरकार ने टाटा आयोडाइज सॉल्ट लॉन्च किया, सारे सॉल्ट को आयोडाइज करने का रिकमेंडेशन निकाला, जिससे ये बहुत कम हो गया। इनफैक्ट जिन कंट्रीज में सी फूड, सी केल्प बहुत खाया जाता है उसमें गोइटर की मात्रा कम है क्योंकि आयोडीन पर्याप्त मात्रा में है। सेकेंड कॉमन कॉज, सेलेनियम एंड जिंक डेफिशिएंसी। जी हाँ, बहुत बार आयोडीन तो पर्याप्त है, नहीं मिल रहा तो सॉल्ट से मिल रहा है, लेकिन सेलेनियम और जिंक ये माइक्रो मिनरल्स नहीं है, जिसकी वजह से आयोडीन से थायरोक्सिन सिंथेसिस नहीं हो पाता है क्योंकि ये कन्वर्जन में सेलेनियम और जिंक की जरूरत होती है, स्पेशली सेलेनियम। तो इनकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। किसमें मिलता है सेलेनियम? ब्राज़ील नट्स में। जिंक कई चीज़ों में मिलता है, बट पंपकिन सीड्स आप पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो पूरा हो सकता है। डाइट से भी रिप्लेस हो सकता है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए आज एंडोक्रिनोलॉजी लिटरेचर में, सेलेनियम और जिंक सप्लीमेंट, जिससे इसकी मात्रा पर्याप्त की जा सकती है। थर्ड, एक थियरी है गोइट्रोजेनिक फूडस्टफ्स का ज़्यादा सेवन। काफ़ी सारे गोइट्रोजेनिक फूडस्टफ्स है जो मैंने पहली बार गुंजन शॉर्ट्स के वीडियो में देखा था, जो एक प्रोफाउंड डाइटिशियन केयर ब्रांड है, एंड मुझे उससे पता चला कि कौन सी 7 चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक गोइट्रोजेनिक है और कौन सी चीज़ें एंटी गोइट्रोजेनिक हो सकती हैं। हमने उसी को देखते हुए ऑलमोस्ट एक कॉपीड वीडियो बनाया, बिकॉज मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ। मेरे पूरे करिकुलम में मुझे न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था पहले, वो तो मैंने यूट्यूब के बाद रिसर्च चालू किया। लिंक मैं इधर दे रहा हूँ, उसमें हमने बात की है कौन सी चीज़ें गोइट्रोजेनिक होती है और कौन सी एंटी गोइट्रोजेनिक। ऑफकोर्स उसके बाद भी कई सारे कायरोप्रैक्टर वीडियोज़, नेचुरोपैथ वीडियोज़ में देख रहा था जो मेडिकल साइंस बेस्ड लिंक्स या रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर एरिक बर्ग, डॉक्टर जॉश हैक्स। उनसे मुझे पता चला कि और भी कारण हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रोजन इम्बैलेंस या एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंस। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में हो तो ये गांठें हो सकती है। कई सारी डाइटरी चेंजेस है जो ये बढ़ाती है और वो ये कॉज कर सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि फीमेल्स में ऑलमोस्ट 8 से 9 गुना ज़्यादा, एटलीस्ट पर्सनल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि थायराइड नोड्यूल ज़्यादा कॉमन है मेल से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस। आपकी इम्यूनिटी आप ही के थायराइड ग्लैंड को दुश्मन समझ बैठी है, थायराइड के सेल्स को कीटाणु समझ बैठी है, अटैक कर रही है, गांठें इन्फ्लेमेशन कर रही है और इवेंचुअली गांठें भी बना सकती है। इसको कहते हैं ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस या हेशिमोटो थायराइडाइटिस। वो जापानीज साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है और इसलिए गांठों का कारण बन सकता है। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस का क्या करें? कुछ रिकमेंडेशंस है कि विटामिन डी लेवल बढ़ाया जाए क्योंकि लो विटामिन डी ऑटोइम्यून को ट्रिगर कर सकता है। ऑटोइम्यून या पैलियो डाइट्स के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस का भी डिटेल लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। अगेन, इतना ज्ञान बांटने के बाद कि ये 5 कारण हो सकते हैं, फिर भी कई बार पेशेंट हमारे पास आता है कि सर मैं तो ग्लूटेन भी नहीं लेता, आयोडाइज सॉल्ट ही लेता हूँ, पंपकिन सीड्स और ब्राज़ील नट्स भी डेली ले रहा हूँ, एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल, ऑटोइम्यून भी नहीं है, विटामिन डी तो 70 है, फिर मेरे में क्या कारण है और मेरे पास इसका कोई कारण नहीं है। हो सकता है अनुवांशिक फैक्टर्स हो सकता है ऐसे फैक्टर्स हो जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, डाइट में कुछ इन्फ्लेमेटरी हो जो आपके बॉडी के लिए इन्फ्लेमेटरी है, ज़रूरी नहीं वो ओवरऑल सब में इन्फ्लेमेशन करे, जैसे ग्लूटेन या डेयरी जो काफ़ी कॉमन इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स है कई लोगों में, सब में नहीं। वैसे कस्टमाइज्ड या पर्सनलाइज्ड हो सकता है, बट आज तक साइंस को उतना ज्ञान नहीं है। पर मैं हमेशा कहता हूँ जब आपको मलेरिया हो गया है तो ढूंढने के बदले में कि किस मच्छर के काटने से हुआ, एंटी मलेरियल दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे। क्रिंज एनालॉजी हो गई, बट सेम तरीके से अब गांठ आ गई है तो उसे ट्रीट करते हैं। एक तरीका है सर्वेलेंस, अगर गांठ बड़ी नहीं है तो उस पर नजर रखो, पर अगर बढ़ गई है तो या तो सर्जन आधा थायराइड निकाल दे, नहीं निकालना चाहते हो तो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिल लो। जैसा इस केस में आपने देखा, हमारा इतना मैजिकल सब स्पेशलिटी है कि एक छोटी सी सुई से पूरी गांठ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सो क्या होता है, ये एब्लेशन और एम्बोलाइजेशन टेक्निक, एंजियोग्राफी से बड़ी गांठों को भी ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए एंड स्क्रीन पे लिंक्स दे रहा हूँ, जरूर जाके ये केसेस देखें। और अगर ऐसी कोई गांठ है तो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलना ना भूलें। हम आज ग्लोबली वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स है, बट ऐसे कई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है जो ये ऑफर करते हैं, उनसे जरूर मिले। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।